चाय का इतिहास लगभग 2750 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। प्राचीन चीन के प्रथम सम्राट शेननोंग माने जाते हैं। उनके राज्य में पहले से ही गर्म पानी पीने की प्रथा थी। एक दिन जब शेननोंग पीने के लिए पानी उबाल रहे थे, तभी अचानक हवा के झोंके से एक पत्ता उड़कर उस उबलते पानी में गिर गया। उस गर्म पानी को पीने पर उन्हें अद्भुत स्वाद मिला और साथ ही यह भी महसूस हुआ कि इसमें औषधीय गुण हो सकते हैं। इस बात को उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। इसके बाद चीन के लोग गर्म पानी पीते समय उसी पौधे के पत्तों को उबालकर पीने लगे। यही प्रथा आगे चलकर चाय के रूप में विकसित हुई। जब बौद्ध भिक्षु चीन गए, तब उन्होंने चाय के महत्व को समझा और बाद में इसे जापान में परिचित कराया। दुनिया पर शासन करने वाले ब्रिटिशों की नजर भी चीन पर पड़ी और चाय उनसे बच नहीं सकी। 16वीं शताब्दी में डच और पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से चाय कई देशों तक पहुंची। यह चाय कैमेलिया सिनेंसिस वेयर सिनेंसिस नामक प्रजाति से संबंधित है। सिनेंसिस प्रजाति अपनी मीठी और जटिल सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इसी स्वाद पर मोहित होकर ब्रिटिश लोग शीघ्र ही चाय के दीवाने बन गए। समय के साथ चाय ब्रिटिशों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई। कई वर्षों तक चीन ने चाय पर एकाधिकार बनाए रखा। चाय की प्रोसेसिंग तकनीक चीन से बाहर न जाए, इसका वे विशेष ध्यान रखते थे। यूरोप और चीन के बीच व्यापार चांदी सिल्वर के माध्यम से होता था। यूरोप से चीन चांदी जाती थी और बदले में चीन से चाय आती थी। जैसे जैसे यह व्यापार बढ़ता गया, ब्रिटिशों ने दुनिया भर से लूटी गई संपत्ति का बड़ा हिस्सा केवल चाय पीने में खर्च कर डाला। उनका खजाना खाली होने लगा। ऐसी स्थिति हम में से किसी के साथ आती तो हम क्या करते? पैसा नहीं तो चाय क्यों पिए, यही सोचकर चाय छोड़ देते। लेकिन ब्रिटिश ऐसी गलती नहीं करते। उन्होंने सोचा, चांदी दिए बिना यूरोप तक चाय कैसे लाई जाए। यही कारण है कि ब्रिटिशों ने दुनिया पर शासन किया। उनकी सोच और चालाकी इसका उदाहरण है। आप पूछेंगे कि चांदी दिए बिना चीन चाय कैसे देगा? हाँ, चीन चाय तभी देता था जब उसे चांदी मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशों ने चीन को उसी की चांदी वापस देकर चीन से चाय मुफ्त में निकलवानी शुरू कर दी। कैसा लगा ब्रिटिशों का यह खतरनाक आइडिया? अब बताता हूँ कि उन्होंने यह किया कैसे। चीन से यूरोप तक चाय को बड़े पैमाने पर पहुँचाने की कुंजी भारत में थी और वह कुंजी थी ओपियम, जिसे हिंदी में अफीम कहा जाता है। अफीम से निकलने वाला रस या द्रव बाद में ड्रग्स के रूप में परिवर्तित होता था। इस ड्रग्स का उपयोग दो प्रकार से किया जाता था। एक, शरीर में जाने पर नशा उत्पन्न करने के लिए। दो, दवा के रूप में, विशेषकर ऑपरेशन या गंभीर चोट के समय दर्द महसूस न हो, इसलिए 14वीं शताब्दी में चीन में अफीम का उपयोग होता था, पर वह केवल अत्यंत धनी लोगों और शाही परिवार तक ही सीमित था। ब्रिटिशों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भारत के लोगों पर जोर जबरदस्ती की और उन्हें अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया। भारत में उगाई गई अफीम को ब्रिटिश चीन लेकर गए और वहाँ के गरीब साधारण लोगों को देना शुरू किया। इसके बदले में वे उनसे सिल्वर हासिल करते थे। चीन में अफीम की मांग इतनी ज्यादा थी कि वह यूरोप में चाय की मांग से भी कई गुना अधिक हो गई। ब्रिटिश चीनियों से मिली चांदी का उपयोग फिर से चीन से और अधिक मात्रा में चाय खरीदने में करने लगे। इस तरह यूरोप का खजाना चांदी से भरता गया। भारत से चीन तक अफीम का व्यापार चलता रहा और यूरोप में चाय की सप्लाई विशाल स्तर पर बढ़ती गई। भारत से लाई गई अफीम ने चीन के बाजारों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। चीन की जनता धीरे धीरे अफीम की लत में फंसती गई। लोग दिन रात नशे में डूबे रहने लगे, काम धंधा छोड़ने लगे और समाज की स्थिति बिगड़ने लगी। जब यह स्थिति चीन सरकार के ध्यान में आई तो एक बैठक बुलाई गई। चर्चा के बाद एक निर्णय लिया गया, यदि लोगों में अफीम की लत बढ़ती रही तो काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाएगी। इसीलिए चीन ने ब्रिटिशों को पत्र लिखकर कहा कि अब चीन में अफीम की बिक्री बंद की जाए। लेकिन ब्रिटिशों ने इस चेतावनी की अनदेखी की और व्यापार जारी रखा। इस पर 1839 में लिन जेशु नामक चीनी अधिकारी ने चीन के बाजारों में मौजूद अफीम को इकट्ठा करवाया, उसे नष्ट किया और करीब 12 लाख किलोग्राम 1.2 मिलियन किलोग्राम अफीम समुद्र में बहा दी। ये सुनकर ब्रिटिश क्रोधित हो गए और चीन पर हमले के लिए अपने गनबोट्स भेज दिए। युद्ध का मूल कारण था एक कप चाय। यह युद्ध इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध, फर्स्ट ओपियम वॉर
1829-1842 के नाम से जाना गया। इस एक कप चाय ने दो देशों को 1829 से 1842 तक युद्ध कराया, युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया। युद्ध के बाद चीन ने यूरोप को चाय भेजना बंद कर दिया और ब्रिटिशों को अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। चाय के आदी हो चुके यूरोपियों को जब चीन से चाय मिलनी बंद हुई तो वे चाय के दूसरे स्रोतों की खोज में लग गए। इन्हीं घटनाओं से पहले भारत में एक महत्वपूर्ण बात हो चुकी थी, सिंगापुर जनजाति की चाय, जिसके कारण असम की चाय की आधिकारिक रूप से एंट्री होती है। ब्रिटिशों के भारत आने से बहुत पहले से ही असम के सिंगापुर जनजाति के लोग चाय पीते आ रहे थे। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश अधिकारी असम में व्यापार कर रहे थे। व्यापार के दौरान ब्रूस ने देखा कि वहाँ के स्थानीय लोग जंगल में पाए जाने वाले एक झाड़ीदार पौधे की पत्तियों से चाय तैयार करते हैं। ब्रूस ने यूरोप में असम की चाय को परिचित करवाया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करके चाय की पत्तियों और बीजों के नमूने प्राप्त करने की व्यवस्था की। उनका उद्देश्य उन नमूनों की वैज्ञानिक जांच करवाकर यूरोप भेजना था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। वे परीक्षण होने से पहले ही निधन हो गया। अब इसी तरह जैसे किसी घर का बड़ा पुत्र काम धंधे के लिए घर, माता पिता और अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूर किसी स्थान पर जाना पड़े तो वह अपने घर परिवार की देखभाल अपने छोटे भाई पर छोड़कर जाता है। उसी प्रकार रॉबर्ट ब्रूस भी असम में व्यापार करते समय अपने भाई चार्ल्स ब्रूस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ब्रूस की मृत्यु के बाद चार्ल्स ने असम की चाय की पत्तियां और बीज कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन सस्योद्यान में जांच के लिए भेजे। जांच के बाद पता चला कि यह चाय की वही प्रजाति है जिसे कैमेलिया सिनेंसिस वेयर अस्मिका कहा जाता है, परंतु ये चीनी प्रजाति से भिन्न थी। असम की चाय अधिक कड़क थी और चीन की चाय से बेहतर मानी गई, लेकिन ब्रिटिशों को स्मूथ चीनी चाय की आदत थी। दूसरी ओर चीन से चाय का व्यापार रुक गया था और चीन ने ब्रिटिशों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। चाय की खेती और प्रसंस्करण की विधि केवल चीनियों को मालूम थी और वे इस तकनीक को बाहर जाने नहीं देते थे। अब ब्रिटिशों के पास एक ही उपाय बचा था, किसी भी तरह चीन की चाय उत्पादन तकनीक को प्राप्त करना, ताकि वे भारत जैसे ब्रिटिश नियंत्रित प्रदेशों में चाय उगा सकें और चीन के चाय व्यापार के एकाधिकार को तोड़ सकें। ध्यान देने की बात यह है कि चाय उत्पादन के रहस्य जानने के लिए चीन जाना आवश्यक था, पर चीन ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशेष अभियान चलाया। किसी तरह चीन पहुंचकर वहां की टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सीखनी थी और उसे ब्रिटिश नियंत्रित भारत में लाना था। यहीं पर कहानी में एक विलेन ब्रिटिश था। नजरिए से हीरो का प्रवेश होता है। कैसा व्यक्ति जिसने वह कर दिखाया जो कोई भी ब्रिटिश अधिकारी नहीं कर सका था। वह अकेला ही चीन गया और चीनियों द्वारा सदियों से छुपा कर रखे गए वैश्विक चाय व्यापार के एकाधिकार को तोड़ दिया। वह व्यक्ति था चीन से बाहर आधुनिक चाय खेती का जनक रॉबर्ट फॉर्च्यून। रॉबर्ट फॉर्च्यून के मिशन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था। चीन में ब्रिटिशों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए फॉर्च्यून ने वहां के स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए चीनी लोगों जैसा वेशभूषा धारण किया। स्थानीयों के सहयोग से वे चीन में ही कई महीनों तक रहे और चाय के पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई। इन पौधों की खेती कैसे की जाती है, कौन से कृषि उपकरण उपयोग किए जाते हैं, फसल कब काटी जाती है और कटाई के बाद प्रॉपर्टी बनाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब बातों को उन्होंने चरणबद्ध तरीके से सीखा। फॉर्च्यून द्वारा वेश बदलकर बाजारों में घूमने की खबर जब तक चीनी सरकार को पता चली, तब तक वे 1848 में 20,000 से अधिक चाय के पौधे और अपने साथ 6 चीनी टी मास्टर्स को लेकर चीन के शंघाई से भारत के कोलकाता पहुंच चुके थे। भारत आने के बाद फॉर्च्यून ने ब्रिटिश नियंत्रित भारत के प्रशासन से मिलकर असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी तथा अन्य कई क्षेत्रों में चीन से लाए गए कैमेलिया सिनेंसिस वेयर सिनेंसिस चीनी प्रजाति के पौधों को रोपित किया। असम की मिट्टी में चीनी प्रजाति के पौधे लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि असम की जलवायु और मिट्टी स्थानीय अस्सामिका प्रजाति के लिए अधिक अनुकूल थी। असम की चाय मुख्यतः कड़क काली चाय के रूप में प्रसिद्ध है और यह उसी क्षेत्र का पारंपरिक उत्पादन है। दार्जिलिंग में 1800 के दशक में पहली बार चाय के पौधे लगाए गए थे। वहां 1848 में चीनी प्रजाति और अस्सामिका प्रजाति दोनों का रोपण किया गया। दार्जिलिंग की ढलानदार भूमि, स्वच्छ जल निकासी, ठंडी हवा
और बादलों से ढका वातावरण चीनी प्रजाति के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ। असम ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर स्थित है और भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। यह क्षेत्र चीन के भी काफी निकट है। भारत का यह हिस्सा भारी वर्षा पर आधारित रहता है। मानसूनी अवधि में यहाँ 250 से 300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन क्षेत्र है और दक्षिण चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक चाय उत्पादक क्षेत्र है। 2022 में भारत का चाय उत्पादन 984.67 मिलियन किलोग्राम रहा। 2022 से 2022 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% उत्तर भारत से आया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा असम का था। उसके बाद पश्चिम बंगाल का। भारत में एक व्यक्ति प्रतिवर्ष लगभग 750 ग्राम चाय पत्ती का उपभोग करता है। असम चाय और चीनी चाय के बीच मुख्य अंतर यह है, असम चाय को मैदानी निचले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जबकि चीनी प्रजाति की चाय ऊंचाई और ढलानदार क्षेत्रों में उगाई जाती है। असम चाय को जब दूध, चीनी और भारत की इलायची जैसी मसालों के साथ उबाला जाता है, तब यह एक मजबूत और प्राकृतिक स्वाद प्रदान करती है। इसके विपरीत चीनी प्रजाति की चाय स्वाभाविक रूप से हल्की और मीठी होती है, इसलिए जब इसे दूध, चीनी और मसालों के साथ मिलाया जाता है तो इसका मूल स्वाद खो जाता है। असम चाय को कैमेलिया सिनेंसिस वेयर असमिका के रूप में पहचाना जाता है, जबकि चीनी चाय को कैमेलिया सिनेंसिस वेयर सिनेंसिस के रूप में जाना जाता है। भारत में चाय मानसिक सुकून का भी काम करती है। हमारी हर सुबह की शुरुआत इसी चाय से होती है। घर आने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों और मेहमानों का सत्कार करने में भी चाय सबसे आगे रहती है। खुशी के मौकों से लेकर दुख भरे क्षणों तक चाय हमेशा हमारे साथ रहती है। हर इंसान अपनी तनाव भरी जिंदगी में चाय को एक दवा की तरह इस्तेमाल करता है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री हों या ऑफिस में काम करने वाले लोग, सबके तनाव को कम करने वाली एक दोस्त की तरह चाय काम करती है। शरीर में लगी ठंडक को दूर करने वाली एक प्रेमिका की तरह भी चाय का अपना अलग ही स्थान है। भारत में चाय सिर्फ चाय नहीं है, इसने कई गरीब लोगों की रोजी रोटी भी बनाई है। सड़क किनारे, स्कूल कॉलेजों के बाहर, रेलगाड़ियों में, रात के समय हाईवे के किनारे और न जाने कितनी जगहों पर चाय बेचकर लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। आजकल बहुत से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलने पर ही जीवन चल सकता है। 5-6 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती, कई छात्र आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? अपने अंदर मौजूद प्रतिभा को किसी व्यवसाय में लगाइए। एक कप चाय बेचने वाला इंसान भी कई बार नौकरी करने वाले व्यक्ति से ज्यादा कमाई कर रहा है। रास्ते किनारे चाय बेचने वाले डॉली चाय वाला को ही देख लीजिए। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स से मिलने का मौका मिला। सिर्फ एक कप चाय बेचने वाला आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है और महंगे आभूषण पहनता है। हर इंसान की जीवन शैली बदलने की ताकत इस एक चाय में है। ये था चाय का इतिहास। अगली बार कोई और विषय लेकर आऊंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने चाय प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अंत में भारत को कड़क चाय से परिचित कराने वाले असम राज्य को सभी भारतीय चाय प्रेमियों की ओर से एक सलाम।